हेलो दोस्तों, ISPCS स्पाई में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र के उस पावर हाउस के बारे में जो हमारे देश की दिशा तय करता है। जी हां, भारतीय संसद। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आज का ये विश्लेषण आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से करते हैं। आखिर भारतीय लोकतंत्र की असली धुरी क्या है? वो कौन सी जगह है जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है? जवाब है हमारी संसद। देखिए, ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का दिल है। और आज हम सब मिलकर इसी दिल की धड़कनों को, मतलब इसके काम करने के तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम जानेंगे कि लोकतंत्र की नींव के तौर पर संसद का क्या मतलब है। फिर इसके 3 सबसे अहम अंगों को समझेंगे। इसके बाद एक बिल कानून कैसे बनता है, इस सफर को देखेंगे। साथ ही संसदीय कार्यवाही के जो खास टूल्स हैं उन पर भी नजर डालेंगे। फिर लोकसभा और राज्यसभा की ताकत की तुलना करेंगे। और आखिर में यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से क्या जरूरी है, इस पर फोकस करेंगे। चलिए तो अपने पहले पड़ाव पर आते हैं। संसद, लोकतंत्र की नींव। जैसा मैंने कहा, यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, ये वो संवैधानिक आधार है, वो बेडरॉक है जिस पर हमारी पूरी शासन व्यवस्था टिकी हुई है। और ये ताकत इसे कहां से मिलती है? सीधे हमारे संविधान से। आर्टिकल 79 ये साफ साफ कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा और लोकसभा शामिल होंगे। सुनने में ये एक साधारण सा वाक्य लगता है ना? पर असल में ये हमारी पूरी पार्लियामेंट्री संरचना का मूल मंत्र है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और संसद के इन 3 प्रमुख अंगों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों आखिर एक साथ मिलकर काम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है, एक तरह का पैराडॉक्स है। देखिए, राष्ट्रपति ना तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के, फिर भी वो संसद का एक अभिन्न अंग हैं। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? भाई, ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बिना कानून बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो अधूरा है। तो उनकी भूमिका इतनी जरूरी क्यों है? समझिए, दोनों सदनों से पास होने के बाद कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर न कर दें। इतना ही नहीं, वही संसद का सत्र बुलाते हैं, यानी समन करते हैं, सत्र खत्म करते हैं, प्रोरोग करते हैं। और हां, वो लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। अब आते हैं संसद के दूसरे अंग पर, राज्यसभा। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स या उच्च सदन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सदन हमारे देश के राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। और यही चीज इसे हमारे फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघवाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती है। अच्छा, इसकी कुछ खास बातें हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा 250 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में खास अनुभव हो। और सबसे जरूरी बात, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, मतलब ये लोकसभा की तरह कभी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, जिससे एक निरंतरता बनी रहती है। और अब बारी है संसद के तीसरे और अक्सर सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले अंग की, लोकसभा, यानी हाउस ऑफ द पीपल, लोगों का सदन। जैसा कि नाम ही बताता है, ये सीधे सीधे भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 है। इसके सदस्य यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, मतलब हम और आप जैसे आम लोग, सीधे वोट देकर चुनते हैं। इसका कार्यकाल आमतौर पर 5 साल का होता है, लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। यही बात इसे राज्यसभा से बिल्कुल अलग बनाती है और सरकार के भाग्य को सीधे जनता के फैसले से जोड़ती है। तो अब जब हम इन तीनों अंगों को समझ चुके हैं, तो चलिए ये देखते हैं कि ये तीनों मिलकर कानून बनाते कैसे हैं। एक बिल से कानून बनने का ये जो सफर है ना, ये काफी दिलचस्प और थोड़ा जटिल भी है। तो ये पूरा सफर कई स्टेजेस से होकर गुजरता है। सबसे पहले होती है फर्स्ट रीडिंग, जिसमें बिल को बस पेश किया जाता है। फिर आता है सबसे जरूरी स्टेज, सेकेंड रीडिंग। यहाँ बिल की एक एक क्लॉज पर डिटेल में बहस होती है और इसे अक्सर एक्सपर्ट रिव्यू के लिए संसदीय समितियों के पास भेजा जाता है। आप कह सकते हैं कि यहीं पर बिल का असली पोस्टमार्टम होता है। इसके बाद थर्ड रीडिंग में बिल को पास या रिजेक्ट करने के लिए फाइनल वोटिंग होती है। एक हाउस से पास होने के बाद यही सारी प्रक्रिया दूसरे हाउस में दोहराई जाती है और जब दोनों सदनों से पास हो जाए तब ये जाता है राष्ट्रपति के पास
और उनके हस्ताक्षर के बाद ही ये बिल एक कानून, एक एक्ट बनता है। चलिए अब कुछ खास संसदीय शब्दावली यानी टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। ये वो टूल्स हैं जिनसे संसद की कार्यवाही चलती है। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए तो ये बहुत ही जरूरी हैं, और वैसे भी ये जानने से हमें पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। तो एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन आवर। ये सेशन का पहला घंटा होता है और ये सरकार से सवाल पूछकर उसकी जवाबदेही तय करने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इसके ठीक बाद आता है जीरो आवर। ये एक खास भारतीय इनोवेशन है जिसका संविधान में जिक्र नहीं है। इसमें सदस्य बिना पहले से नोटिस दिए जरूरी मुद्दे उठा सकते हैं। फिर है नो कॉन्फिडेंस मोशन या अविश्वास प्रस्ताव। ये विपक्ष का सबसे बड़ा हथियार है और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। और आखिर में है एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव। इसका इस्तेमाल किसी बहुत ही जरूरी अर्जेंट पब्लिक मैटर पर चर्चा के लिए सदन की नॉर्मल कार्रवाई को रोकने के लिए किया जाता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आते हैं, लोकसभा वर्सेस राज्यसभा। इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है? कहां लोकसभा का पलड़ा भारी है और कहां राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं? चलिए इस पावर बैलेंस को समझते। देखिए, जब पैसे वैसे यानी फाइनेंशियल मैटर्स की बात आती है तो लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। कोई भी मनी बिल सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है। राज्यसभा उसे ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक के लिए रोक सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसी तरह सरकार किसकी बनेगी या गिरेगी, इसका फैसला भी लोकसभा ही करती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए। लेकिन राज्यसभा को कम आंकने की गलती मत कीजिएगा। उसके पास भी कुछ एक्सक्लूसिव पावर्स हैं। जैसे आर्टिकल 312 के तहत सिर्फ राज्यसभा ही एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनाने की शुरुआत कर सकती है, और आर्टिकल 249 के तहत वो राज्य सूची के किसी विषय पर देश के हित में कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार दे सकती है। ये फेडरलिज्म का एक शानदार उदाहरण है। और अब आते हैं सबसे आखिर में, सीधे सीधे यूपीएससी एग्जाम के पर्सपेक्टिव पर। इतनी सारी जानकारी में से वो कौन सी चीजें हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है? खासतौर पर प्रीलिम्स के लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, मतलब इनसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए उन पर एक नजर डालते हैं। तो ध्यान से सुनिए। राष्ट्रपति की जॉइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति जो आर्टिकल 108 में है, ये हमेशा हॉट टॉपिक रहता है। पार्लियामेंट्री कमिटीज, खासकर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। एमपीज के विशेषाधिकार यानी प्रिविलेजेस जो आर्टिकल 105 में है, ये भी पता होने चाहिए। और एक बात और, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मतलब आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन होते हैं, उस मामले में दोनों सदनों की शक्तियां बिल्कुल बराबर होती हैं। ये सारे हाई प्रायोरिटी एरिया। और अब जाते जाते एक मेंस लेवल का सवाल जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स को परखेगा। सवाल है, संसदीय समितियों को भारतीय लोकतंत्र की मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है। हाल के वर्षों में उनकी घटती प्रभावशीलता की समीक्षा करें। यह सवाल आपको सोचने पर मजबूर करेगा, खासकर इस बैकग्राउंड में कि आजकल कम से कम बिल इन कमेटियों को भेजे जा रहे हैं। तो आज के लिए आखिरी विचार यही है, क्या हमारी ये मिनी पार्लियामेंट आज भी उतनी ही असरदार है जितनी उसे होना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।